नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे। जी। स्वराज पार्टी का बनना। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि ये पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी। बिल्कुल। तो पृष्ठभूमि ये है, देखिए 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके तहत विधानसभाएं बनी, लेकिन गांधी जी के कहने पर कांग्रेस ने उनका बहिष्कार किया हुआ था। हाँ, असहयोग आंदोलन के तहत। बिल्कुल। लेकिन फिर असहयोग आंदोलन वापस हो गया, गांधी जी गिरफ्तार हो गए, तो एक तरह की निराशा फैल गई थी। सही बात है, एक ठहराव सा आ गया था। जी। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या रास्ता अपनाया जाए। तो आज हम यही समझेंगे कि इस माहौल में ये जो एक नई रणनीति उभरी, ये कैसे आई और इसके पीछे कौन लोग थे। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। जरूर। और ये देखना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक रणनीतियां जो हैं वो कैसे हालात के हिसाब से बदलती हैं। यहाँ मुख्य सवाल यही था कि क्या मौजूदा व्यवस्था के अंदर रहकर लड़ना बेहतर है या बाहर रहकर पूरी तरह बहिष्कार करना। हाँ, और इसी सवाल के बीच में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, जी, बड़े नेता। हाँ, बड़े नेता थे कांग्रेस के। उन्होंने एक विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और इन विधानसभाओं में जाना चाहिए और वहां जाके सरकार के काम में अंदर से मतलब बाधा डालनी चाहिए। हाँ, एक तरह से अंदरूनी तोड़फोड़ की रणनीति। बिल्कुल। और ये उस समय जो कांग्रेस की मुख्य लाइन थी बहिष्कार वाली, उससे तो एकदम अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग। और इतना अलग था कि देखिए, गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जी। वहां इस प्रस्ताव को ज्यादातर नेताओं ने खारिज कर दिया। बहुमत नहीं मिला। अच्छा। और नतीजा ये हुआ कि सीआर दास, जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सोचिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से? हाँ, अध्यक्ष पद से। इससे पता चलता है कि मतभेद कितने गहरे थे इस मुद्दे पर। और फिर इस्तीफे के बाद? इस्तीफे के फौरन बाद ही जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली। अच्छा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। हम इसे आमतौर पर स्वराज पार्टी ही कहते हैं। जी हाँ, स्वराज पार्टी। दास इसके अध्यक्ष बने और नेहरू महासचिव। तो एक नई पार्टी एक नई रणनीति के साथ मैदान में आ गई। हाँ, और रणनीति एकदम साफ थी। परिषदों में यानी विधानसभाओं में घुसना और उनके कामकाज को आंदोलन के जरिए बाधित करना, ये अंदर से विरोध था। इसमें और कौन प्रमुख लोग थे? इसमें श्रीनिवास अय्यंगार थे, एनसी केलकर थे। ये सब बड़े नेता इसमें शामिल थे। तो ये जो रणनीति थी अंदर से विरोध की, क्या ये कुछ काम आई? मतलब कुछ हासिल हुआ इससे? हाँ, कुछ हद तक तो कह सकते हैं। जैसे एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है 1925 की घटना। क्या हुआ था 1925 में? विट्ठल भाई पटेल, जो स्वराज पार्टी के थे, वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर चुन लिए गए। अरे वाह, ये तो बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी बात थी। इसने दिखाया कि हाँ, सिस्टम के अंदर रहकर भी आप कुछ हद तक प्रभाव डाल सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। ये तो एक ठोस उदाहरण हो गया उनके सफलता का। बिल्कुल। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि इन विधानसभाओं की शक्तियां बहुत सीमित थीं। असली ताकत तो अंग्रेजों के पास ही थी। हाँ, वो तो था। अच्छा, सीआर दास के बारे में हमारे स्रोतों में कुछ और बातें भी हैं। उन्हें देशबंधु कहा जाता था। जी, यानी राष्ट्र का मित्र। और वो वकील थे, लंदन से पढ़े हुए। अलीपुर बम कांड में उन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था। वो उनकी एक बड़ी कानूनी जीत मानी जाती है। हाँ, वो बहुत काबिल वकील थे और शायद यही कानूनी समझ, जो सिस्टम को समझने की क्षमता थी, उन्हें अंदर रहकर लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हो सकता है। और उनकी सोच की एक और खास बात जो सामने आती है वो ये कि उनका मानना था कि स्वराज सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों या ऊंचे तबके के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो मानते थे कि स्वराज आम जनता के लिए हो, उसमें जन साधारण की भागीदारी हो। ये विचार उस समय के हिसाब से काफी मतलब आगे का था। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आंदोलनों पर यह आरोप लगता है कि वो आम जनता से कटे हुए हैं। बिल्कुल, और दास इस बात को समझते थे। हमारे स्रोत मदन मोहन मालवीय जी का भी जिक्र करते हैं। वो हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से थे। जी हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में मतलब स्वतंत्रता संग्राम के उस चरण में कई अलग अलग राजनीतिक धाराएं थी, अलग अलग विचार थे, रणनीतियां थीं। सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। स्वराज पार्टी उसी बहुआयामी संघर्ष का एक अहम हिस्सा थी। उन्होंने बहिष्कार की रणनीति को चुनौती दी और ये कह सकते हैं एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया। तो कुल मिलाकर देखें तो स्वराज पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग रास्ता चुना। व्यवस्था का पूरी तरह बहिष्कार करने की बजाय उसका हिस्सा बनकर अंदर से उसका विरोध करना। हाँ, और ये हमें आज भी सोचने पे मजबूर करता है ना
कि किसी व्यवस्था का अगर विरोध करना हो तो कौन सा तरीका ज्यादा कारगर हो सकता है? क्या उसे पूरी तरह बाहर से नकार देना सही है, या फिर उसके अंदर जाकर उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे चुनौती देना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमेशा बहस चलती रहेगी। अलग-अलग परिस्थितियों में शायद अलग-अलग जवाब सही